हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजय कुमार। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाले हैं। जैसा कि इस चैप्टर में, जो चैप्टर नंबर 8 आपका प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, इस चैप्टर में मैक्सवेल के समीकरण काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैक्सवेल का कल एक समीकरण हमने डिस्कस किया था, जिसमें जो है काफ़ी बच्चों के कुछ कमेंट्स आए थे। यानी आज की इस वीडियो में कुछ आपके क्वेश्चन हैं, जिसके सवालों का जवाब हम आपको देंगे। ठीक है, आपके कुछ सवाल आए हुए हैं जिसके जवाब आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे। और साथ ही साथ मैक्सवेल ने कुछ और समीकरण दिए थे। ठीक है, मैक्सवेल ने 4 समीकरण और दिया था, उन चारों समीकरण को भी इसमें डिस्कस करेंगे, और साथ ही मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत। लेकिन उससे पहले जो आपके क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चनों को जो है हम एक बार देख लेते हैं। आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सर, आपने पिछले चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 13 होमवर्क में दिया था, उसको एक बार फिर से बता दीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए फिर से बता देते हैं। एक ही क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, मुझे लगा आप लोग सॉल्व कर लिए हैं। हालांकि कमेंट आया सर बता दीजिए, तो बता देते हैं। और साथ ही साथ एक और कमेंट आया है, ठीक है, कि सर जो आपने कल विस्थापन धारा बताया था उसको एक बार फिर से समझा दीजिए। चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो विस्थापन धारा भी आज आपको हम फिर से समझा देते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर अपना 13 देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है क्या? क्वेश्चन नंबर 13 है कि 30 फेरों वाली, और एक चीज सबसे पहली बात तो यह है भाई, देखो जिसके पास एनसीईआरटी की बुक ना है, ठीक है, वो बुक खरीद ले, क्योंकि बिना बुक के यार न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मजा नहीं आएगा। क्वेश्चन है, 30 फेरों वाली एक वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, जिसमें 6 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसे एक टेस्ला के एक समान क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर में लटक रही है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर में क्या हो रही है? लटक रही है। क्षेत्र रेखाएं कुंडली के अभिलंब से 60 अंश का कोण बनाती हैं। कुंडली को घूमने से रोकने के लिए जो प्रति आघूर्ण लगाया जाना है, उसके परिणाम को परिकलित कीजिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है भाई। देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, ये आपका क्या है? कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। इसके अंदर कोई वृत्ताकार कुंडली इस तरीके से रखी हुई है, ठीक है, और इस वृत्ताकार कुंडली को इसके चुंबकीय क्षेत्र से कितने डिग्री पर रखा गया? 60 डिग्री पर। कितने पर? 60 डिग्री पर। ठीक है, अब यह वृत्ताकार कुंडली इस चुंबकीय क्षेत्र में जब रखी गई है, तो यह चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा? एक बल आघूर्ण लगाएगा, और वो बल आघूर्ण क्या करेगा? इस कुंडली को घुमाने का प्रयास करेगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है कि वो बल निकालना है कि जो बल लगा के इसको हम घूमने से रोक सकें। तो भाई, घूमने से आप तभी रोक सकते हैं जब चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जो बल आघूर्ण लगा रहा उतना बल आप भी लगाएंगे। तो वही चीज आपको निकालना है। यानी सिंपल सा निकालना क्या है? बल आघूर्ण निकालना। ठीक है, और बल आघूर्ण टाउ का फार्मूला क्या होता है? NIAB साइन थीटा। NIAB साइन थीटा, यह फार्मूला होता। इसमें गिवन क्या है लिख लो। फेरों की संख्या n बराबर दिया है 30, त्रिज्या r बराबर दी हुई है आपको 8 सेंटीमीटर। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि सेंटीमीटर को मीटर में बना लो, 8 × 10⁻² मीटर। ठीक है, दूसरी चीज क्या दी हुई है? इसमें धारा 6 एम्पियर की बह रही, I बराबर 6 एम्पियर। चुंबकीय क्षेत्र B का मान कितना दिया हुआ है? 1 टेस्ला। ठीक है, 1 टेस्ला। थीटा का मान दिया हुआ कितना? 60 अंश। अब बताओ दिक्कत कहाँ आ रही है ना? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। यहां सब कुछ दिया, ए का मान नहीं दिया, तो भाई वृत्त है, वृत्त का एरिया कितना हो जाएगा? πr²। तो ए = कितना होगा? πr²। वैल्यू रख लो सब, आर की वैल्यू यहां दी हुई है, तो चलो रखते हैं। एन की जगह कितना? 30 गुणे आई की जगह कितना? 6 गुणे ए का मान πr²।
तो पाई गुणे आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितना 8 गुणे 10 घात माइनस 2, तो 8 गुणे 10 घात माइनस 2 का होल स्क्वायर गुणे बी का मान कितना है 1 गुणे साइन थीटा का मान कितना साइन 60 अंश, ठीक है। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 कितना हो जाएगा 6 त्रिक 18 और 18 में 1 से गुणा करेंगे 1 ही आएगा, 1 0 है तो 18 में 1 0 पीछे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 180, तो यानी 30 छक्का 180 गुणे इसका वर्ग करोगे 8 अठाई 64, ठीक है, गुणे इसका वर्ग करोगे कितना आ जाएगा 10 की पावर -4 -2 है तो वर्ग करोगे -4 हो जाएगा, और पाई आपका बच रहा गुणे पाई, ठीक है। और क्या बच रहा साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 अब जो भी आएगा ये आपका आंसर हो जाएगा न्यूटन मीटर, आंसर आप लोग गुणा भाग कर लीजिए, ठीक है। जो भी आंसर आएगा अब आप लोग इसके आगे कैलकुलेशन कर लीजिए गुणा भाग, ठीक है। चलो आगे देखो बी पार्ट में कह रहा कि क्वेश्चन ए में यानी इसी में बताई गई वृत्ताकार कुंडली को उसी क्षेत्रफल की अनियमित आकृति, क्षेत्रफल आपका यही है, इसका आकार चेंज कर दिया जाता, क्या किया जा रहा इसका आकार चेंज करके कुछ टेढ़ा मेढ़ा ऐसे कर दिया जा रहा, ठीक है, इसका आकार चेंज कर दिया जा रहा कि आकृति समतली कुंडली से इसको विस्थापित कर दिया जाता है, तो क्या आपका उत्तर परिवर्तित हो जाएगा, यानी जो बल आघूर्ण आपने निकाला है क्या यह बदल जाएगा। तो सिंपल सी देखो, ना तो हमने चुंबकीय क्षेत्र बदला, हाँ, ना फेरों की संख्या बदली, ना इसमें बहने वाली धारा बदली गई, ठीक है, ना एंगल बदला गया और ना ही क्षेत्रफल बदला गया। बदला क्या गया, इसका आकार बदल दिया गया, ठीक है, ये गोला था, गोले को हमने वर्ग बना दिया, क्षेत्रफल वही है। तो जब आपका क्षेत्रफल वही है, सारी चीजें वही हैं, तो फिर आंसर कहां से आपका बदल जाएगा, आंसर अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। आंसर क्या रहेगा, बी का आंसर क्या होगा, बी वाले का अपरिवर्तित, यानी वही रहेगा, वही आंसर रहेगा, ठीक है, वही आंसर रहेगा। जब तक हमारा क्षेत्रफल कुंडली का बदलेगा नहीं तब तक आंसर नहीं बदलेगा। क्लियर हो गया। चलो ये तो एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं विस्थापन धारा की। उससे पहले एक चीज और, कुछ हमको नई चीजें जो है देखने को मिली हैं, उसका एक क्वेश्चन हमारे भी मन में है, जरा आप लोग उस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। यूट्यूब पे जो है एक जो है सर्वे हुआ था, ठीक है, एक वोटिंग हुई थी। यार आप लोग ऐसा एक तरफा वोटिंग कर दिए हो कि वोटिंग देख के जो है हमको हंसी आ रही थी, ठीक है। मतलब सारी चीज़ें जो भी हम पढ़ाते हैं आपसे बार बार पूछते हैं कि अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप लोग बोलो। तुम लोग बोलते तो हो नहीं, एक आध दो बच्चे बोलते हैं कि सर नहीं आया, दोबारा बताइए या आ गया। भाई जब तक आप कमेंट्स नहीं करोगे कि सर हमको यहाँ डाउट है, तब तक हम तो यही समझेंगे ना कि आपको अच्छे से समझ में आ रही है। और आप लोग ऐसा एक तरफा वोटिंग कर दिए हैं कि क्या बताएं। खैर छोड़िए, कोई बात नहीं है। तो अगर अभी भी हम आपसे यही कहते हैं कि अगर कहीं पर भी आपको कोई डाउट नज़र आए हमारे पढ़ाने में, ठीक है, या कोई टॉपिक ऐसा है जहां आपको बीच में भी कहीं पर कोई डाउट आए, तो आप बेहिचक हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और एक खास बात, ये यहाँ पे और एक चीज़ है, जैसे देखिए जो बच्चे ये चाह रहे हैं कि हम फिजिक्स में 95 मार्क्स स्कोर करें, तो उनके लिए खास इंपॉर्टेंट नोटिस है। बहुत ध्यान से देखिएगा, कुछ चीज़ें ऐसे हमको देखने को मिली हैं जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। आप इन चक्करों में ना पड़ो। सिंपल सी बात यह है कि अगर एक ही दिन में, हालांकि एक आध बच्चे ने कमेंट किया था कि सर 2 चैप्टर पढ़ाइए। अब सिंपल सी बात है कि अगर एक ही दिन में आपको 2 चैप्टर हम पढ़ाएं, पता चला किसी चैप्टर के हम न्यूमेरिकल भी सुबह करवा दें और शाम को फिर उसी दूसरा कोई चैप्टर शुरू करें, तो भाई और भी तो सब्जेक्ट हैं। आप एक ही सब्जेक्ट से टॉप तो कर नहीं सकते, और भी सब्जेक्ट आपको देखने हैं। तो देखिए जहाँ पर भी इस तरीके की एक्टिविटीज़ कराई जाए या
एक ही साथ आपको 2-2 चैप्टर प्रोवाइड किए जाएं, तो ये इससे आपका फायदा नहीं होने वाला। ना तो आप वो चैप्टर अच्छे से समझ पाएंगे, ना ही वो चैप्टर अच्छे से समझ पाएंगे। तो बेहतर ऑप्शन आपके लिए यही है कि जहां पर चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए। अब जैसे हर किसी को पता है कि कोरोना की वजह से आपका 30% सिलेबस घट चुका है। हालांकि हमने एक वीडियो भी बना के डाल दिया था कि न्यू सिलेबस करके, ठीक है। जो बच्चे नहीं देखे हैं या जिनके मन में अभी भी ये डाउट है कि सर सिलेबस में हमारा कौन कौन सा पार्ट हटा है, वो जो है वो वीडियो देख सकते हैं। आप नॉर्मली यूट्यूब पर टाइप करें यूपी बोर्ड फिजिक्स 12, ठीक है, न्यू सिलेबस, बाद में लगा दीजिए शुभम क्लासेस, तो वहां पर आपको जो है हमारी न्यू सिलेबस की वीडियो आ जाएगी। वो लगभग जो है 60-70 हज़ार स्टूडेंट जो है उसको देख चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिए। अब क्या है कि हम बार बार अगर आपको डेली यही बताएं कि आपका 30% सिलेबस घट गया, इस चैप्टर में आपको ये पोर्शन कट गया, भाई वो चीज़ें तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अब डेली अगर मैं उसी पर बात करूंगा तो ये तो फिर हो गया टाइम वेस्ट ना, आपका टाइम वेस्ट हो गया। डेली हम आपका समय क्यों बर्बाद करें? जो चीज़ें हम आपको पहले बता चुके हैं, और डेली एक ही चीज़ बार बार बताने से क्या मतलब है? टाइम वेस्ट है ना। तो जहां पर भी आपका इस तरीके से टाइम वेस्ट किया जाता है, आप समझदार हो, आपको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप 12th स्टैंडर्ड में हो, ठीक है, और इतनी समझ आपको है कि कहाँ पर चीज़ें हमको अच्छी सी प्रोवाइड की जा रही हैं, कहाँ हमको बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड किया जा रहा है, कहाँ हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ठीक है। तो आप जहाँ पर भी आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, आप उन सब चीज़ों से बचिए, ठीक है। पुराने वीडियोज अपलोड कर दिए जाते हैं आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए। भाई पुराना सिलेबस कुछ और कहता है, न्यू कुछ और कहता है, और आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम आपको आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाएंगे। बिल्कुल एग्जैक्ट जो आपके सिलेबस में है वही चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। और रही बात, जैसे मैक्सिमम बच्चों का कहना है कि सर हमको चैप्टर नंबर 1 से पढ़ना। हाँ भाई, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो अभी रिसेंटली में पढ़ना स्टार्ट किए हैं, तो उनके लिए मेरी राय ये है कि देखिए, जो रिसेंटली में मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ आप मेरे साथ पढ़ते चलिए, ठीक है। 8वां चैप्टर आपका चल रहा है, पार्ट 2 में एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, यानी पार्ट 2 में टोटली आपको बस 5 चैप्टर मुझे और पढ़ाना है, ठीक है। 10, 11, 12, 13, 14 5 चैप्टर टोटली और पढ़ाना है। अप्रॉक्सीमेट इस मंथ के लास्ट तक मैं आपका सिलेबस कवर कर दूंगा, ठीक है। और जैसे सिलेबस आपका कवर होता है, फिर हम आपका क्या करेंगे, चैप्टर 1 से जो है फिर से रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। फिर जिसका भी चैप्टर 1 छूट गया हो, चैप्टर 2, 3, 4 जो भी आपको कहीं पर भी डाउट है, फिर वहां आप हमारे साथ अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। अभी क्या है कि अभी हम पढ़ा रहे हैं चैप्टर नंबर 8, और अगर आप कोई और चैप्टर पढ़ रहे हैं, अपने मन से तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें जो आपके डाउट क्रिएट होंगे या जो आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, वहां पर अब आप उस पर कमेंट करेंगे, तो वो पुरानी वीडियोस तो हम देखने जाएंगे नहीं कि वहां देखें बच्चों का क्या कमेंट है। जो रिसेंटली में वीडियो चल रहा उसके कमेंट हम देखते हैं कि भाई किसी को कोई अगर डाउट आया है, किसी का कोई कुछ आया है, तो उसको जो है हम अगले वीडियो में दूर करने की कोशिश करते हैं आपके डाउट्स को, ठीक है। तो ये रही स्टूडेंट, अगर आप अच्छे से, यकीनन मानिए, अगर आप सही में 95 स्कोर करना चाहते हैं, तो जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं आपको चीज़ों को, अगर आप पढ़ेंगे ध्यान से, तो यकीन मानिए आप जो है आपका 90% या 95% दूर नहीं है, आप बिल्कुल आसानी से पा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं विस्थापन धारा के डाउट को, ठीक है। आई होप हमारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो अब आप लोग जो है थोड़ा अवेयर रहिएगा, जहाँ पर भी आपको इस टाइप के वीडियोज प्रोवाइड किए जाएँ या अपलोड किए जाएँ, बार बार एक ही चीज़, ठीक है। पुराने वीडियोज कोई अपलोड कर देता है, तो उन सब चीज़ों से आप बचिए, और जहाँ पे आपको बिल्कुल बेस्ट स्टडी मिले, ठीक है, हम आपको कोशिश करते हैं कि एकदम बेस्ट प्रोवाइड करें। चलिए देखिए, कल का टॉपिक क्या था, विस्थापन धारा, ठीक है। इसको अपन एक बार फिर से समझ लेते हैं। विस्थापन धारा, जिसको भी कोई डाउट आया है बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि और यहाँ पे हमने क्या लिया था, एक संधारित्र। हाँ, एक बच्चा और कुछ पूछ रहा था, भाई सर इस विस्थापन धारा किधर से किधर बहेगी। भाई धारा हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होती है ना, धन सिरे से निकलती है और ऋण सिरे पर समाप्त होती है, तो धारा की डायरेक्शन हमेशा वही होगी। ये हमने एक संधारित्र लिया था। इस संधारित्र को क्या किया गया था, एक रेजिस्टेंस लिया गया था,
ठीक है, रेजिस्टेंस, फिर एक बैटरी, उसके बाद फिर एक कुंजी लिया गया था, उसके बाद इसको क्या किया गया था, कनेक्ट कर दिया गया था इस तरीके से। ये आपकी कुंजी के थी, ये आपकी बैटरी थी, ये आपका रेजिस्टेंस था, ये आपका कैपेसिटर था। ठीक है, तो ध्यान से समझिए होता क्या है कि जब हम कुंजी के को क्या करते हैं, ऑन करते हैं, तो इस बैटरी से धारा बहना शुरू हो जाती है। इस साइड पॉजिटिव से निकलती है ऐसे। तो जब धारा बहना शुरू हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा, संधारित्र हमारा चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, संधारित्र क्या होता है, चार्ज होना शुरू हो जाएगा। और ये संधारित्र कब तक चार्ज होगा, यानी इसमें कब तक करंट का फ्लो होगा, जब तक कि इस संधारित्र का विभव बैटरी के विभव के बराबर नहीं हो जाता। जैसे इसका विभव इसके विभव के बराबर हो जाएगा, तुरंत जो है करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, यानी आवेश जो फ्लो हो रहा है वो रुक जाएगा। और यहां पे फिर क्या किया गया था, हमने जो है दो सरफेस माना था। ठीक है, दो पृष्ठ लिया था, ये आपका S1 पृष्ठ था और दूसरा आपका S2 पृष्ठ था। और ये दोनों, ये आपका S1 था और ये जो है आपका S2 पृष्ठ था। ये दोनों एक ही बंद पाथ L के द्वारा जो है क्या थे, कनेक्टेड थे। एक ही बंद पाथ L के द्वारा क्या थे, कनेक्टेड थे। जब संधारित्र आपका पूरी तरीके से चार्ज हो जाएगा, ठीक है, जब आपका संधारित्र क्या होगा, पूरी तरीके से चार्ज हो जाएगा, तो S2 पृष्ठ यानी जो संधारित्र है हमारा, उसके बीच जब वो पूरी तरीके से चार्ज हो गया तो उसके बीच कोई भी आवेश का क्या हो जाएगा, ट्रांसफर नहीं होगा। यानी उसके बीच में जब आवेश का ट्रांसफर नहीं होगा तो कोई करंट नहीं होगी। यानी आवेश के कंडीशन में, यानी चार्ज के कंडीशन में जब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में S2 पृष्ठ से आपका कोई भी धारा नहीं बहेगा। S1 पृष्ठ ये बैटरी से कनेक्टेड है, तो यहां तक जो है करंट का फ्लो रहेगा। ठीक है, S1 पृष्ठ से धारा बहेगी और S2 से नहीं। तो यही पर आप नोट कीजिए, संधारित्र के आवेशित होने पर S2 पृष्ठ से धारा बहेगी और S2 से नहीं, S2 से नहीं। तो जब भैया देखो सिंपल सी बात है, किसी भी चालक तार में जब धारा प्रवाहित होती है तो उस चालक तार के चारों ओर क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और एम्पियर का परपथीय नियम क्या कहता है कि उस चालक तार के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का किसी बंद परिपथ के अलांग रेखीय समाकलन और, ठीक है, किसके बराबर होता है, उसमें बहने वाली धारा का म्यू0 गुना होता है। ये एम्पियर का परपथीय नियम कहता है, तो उसी को यहां पर हम यूज करते हैं। और ये बंद परिपथ हमने आपका क्या लिया, L, और इस L के द्वारा ये दोनों आपके क्या है, कनेक्टेड है। तो इसमें जो धारा बह रही है S1 पृष्ठ से, ठीक है, यहां देखो चालक तार है, ये S1 पृष्ठ है, तो ये L से कनेक्टेड है। तो इसमें धारा के प्रवाह के कारण जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है उसका रेखीय समाकलन यानी इंटीग्रेशन ऑफ V डॉट dl किसके लिए है, ये S1 के लिए है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ0 I, जहां पे μ0 क्या था, निर्वात की चुंबकशीलता, और S2 पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, S2 के लिए B डॉट dl। अब S2 में कोई धारा जब नहीं बह रही है तो धारा का मान 0 यानी I0, यहां पे 0 से μ0 में गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 0। ये आपका बना था समीकरण नंबर 1, ये आपका बना था समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 एक साथ सही हो ये पॉसिबल नहीं है। समीकरण 1 और 2 एक साथ सही हो ये पॉसिबल नहीं है। इस विरोधाभास की स्थिति को दूर करने के लिए मैक्सवेल ने समीकरण नंबर 1 में क्या किया था, समीकरण नंबर में 1 में एक अलग टर्म जोड़ दिया था। कितना जोड़ दिया था, B डॉट dl इक्वल टू μ0 I प्लस ID। ठीक है, ये एक्स्ट्रा टर्म उन्होंने क्या किया था, जोड़ दिया था। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 3, जहां पे ये ID क्या है, इसी को विस्थापन धारा के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
हमें मान इसी का निकालना है, हमें क्या करना, इसी का मान निकालना है। तो सिंपली देखो फिर क्या किया गया था, संधारित्र जब पूरी तरीके से चार्ज हो गया तो माना गया उसके प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र कितना था, कितना माना गया वैद्युत क्षेत्र E। इसमें कुल चार्ज कितना माना गया Q, ठीक है, मान लेते हैं Q आवेश उसमें स्टोर हो गया और उसके प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र कितना हो गया E। तो अब वैद्युत फ्लक्स, अब भाई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो वैद्युत फ्लक्स होगा, तो कुल वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई E बराबर गॉस के नियम से E डॉट इंटीग्रेशन E डॉट ds होगा कि नहीं होगा, E डॉट ds। और इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, Q ना, Q अपान एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस का नियम कहता है, कहता कि नहीं कहता, ठीक है। अब देखो इसको क्या करो, थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दो या थोड़ा इसको और अच्छे तरीके से लिख लो, इसको अच्छे तरीके से ऐसे कर देते हैं। तो Q इजकल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से क्या इधर भाग है, दूसरी साइड आएगा क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट फाई E, एप्सिलॉन नॉट फाई E, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब देखो थोड़ा सा यहाँ मिटा देते हैं, ठीक है, बाद में फिर लिख लेंगे हम, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। वहां तक इसको क्या किया गया, हमने डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। तो dq बाई डी टी, dq बाई डी टी, तो d बाई डी टी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा रहा, दूसरी साइड क्या है, एप्सिलॉन नॉट फाई, एप्सिलॉन नॉट फाई E। तो देखो भाई एप्सिलॉन नॉट आपका क्या कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, ठीक है, अंदर क्या बचा, d बाई डी टी फाई, तो ये क्या हो गया, dq बाई डी टी, ठीक है। अब dq बाई डी टी ये है क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं, यानी आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर को हम कैसे लिखते हैं, I बराबर क्या होता है, Q बाई टी, धारा, I बराबर क्या होता है, Q बाई टी, यानी आवेश प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, धारा, और ये कौन सी धारा हो गई, विस्थापन धारा, यही इसी को लिया गया क्या, ID, ID इक्वल टू कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट डी फाई E बाई टी टी, ठीक है। ये आपका आ गया क्या, विस्थापन धारा, यही हमको क्या करना था, कैलकुलेट करना था, यानी कि निकालना था। अब इस ID का मान उठाकर आप समीकरण नंबर 3 में रख दो। तो जब समीकरण नंबर 3 में हम रखेंगे ID का मान, तो समीकरण नंबर 3 हमारा क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन, टोटल इंटीग्रेशन, भाई इस साइड तो जीरो, इसको भी इसमें इंक्लूड कर लीजिए ना, पूरे सरफेस के लंग ले रहे हैं, S V डॉट dl इक्वल टू कितना आया, म्यू नॉट I प्लस ID की जगह एप्सिलॉन नॉट डी फाई E बाई डी टी, ठीक है। ये चीज निकल के है, और यही क्या है, मैक्सवेल का क्या है, समीकरण है। ये क्या है, ये हमारा क्या है, मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल समीकरण है, ये मैक्सवेल का एक समीकरण है। और इसके अलावा मैक्सवेल ने 4 समीकरण और दिए थे, जिसको अभी हम इसी के जस्ट बाद डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई, नोट कर लो। नोट क्या करना, आपने पहले से नोट कर रखा है, तो थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं कि मैक्सवेल ने और क्या क्या समीकरण दिया था। विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के अलावा मैक्सवेल ने विद्युत क्षेत्र के लिए भी गॉस की प्रमेय एक दी थी, ठीक है। और ये गॉस की प्रमेय क्या है, जो आपकी पुरानी गॉस की प्रमेय है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज क्या है डिफरेंट कर दिया गया है। तो इन्होंने क्या कहा कि मैक्सवेल के अकॉर्डिंग, ठीक है, मैक्सवेल के अकॉर्डिंग क्या है कि किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत क्षेत्र, किसी भी बंद पृष्ठ से संबद्ध या किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत क्षेत्र का फ्लक्स, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि किसी बंद पृष्ठ, जैसे मान लो ये हमारा कोई बंद पृष्ठ है, यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ Q, ठीक है, कई सारे चार्ज रखे हुए हैं Q1, Q2, Q3 ऐसे,
बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं, तो ये हमारा बंद पृष्ठ होगा। तो इस बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत क्षेत्र का फ्लक्स फाई ई, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र का फ्लक्स फाई ई इसमें उपस्थित आवेशों के योग, ठीक है भाई, वहां क्या वर्ड इस्तेमाल हुआ था, कुल आवेश का 1/ε गुना होता, लेकिन यहां पे क्या कहा गया कि कुल आवेशों का योग, यानी आवेशों का योग समेशन क्यू और एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। क्या होता है, के अनुपात के बराबर होता है। अनुपात का मतलब भी होता है बटे के अनुपात, ठीक है। तो एप्सिलॉन समेशन क्यू और एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है, के अनुपात, तो ये रहा उनका अनुपात, इसके बराबर होता है। ये इनका क्या है, पहला नियम है, ठीक है। और इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र के लिए भी गॉस का नियम दिया, ठीक है। गॉस के नियम को चुंबकीय क्षेत्र में भी अप्लाई किया। तो चुंबकीय क्षेत्र में जब इन्होंने गॉस के नियम को अप्लाई किया तो किसी भी चुंबक से संबंध, ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा कोई चुंबक रखा हुआ है, इससे बंद कोई पृष्ठ है, किसी भी चुंबक कह सकते हो या फिर कह सकते हो किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स क्या हो गया, फाई बी, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स इसमें उपस्थित चुंबकीय आघूर्णों के योग और एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। तो अब चुंबकीय आघूर्ण, अगर चुंबक में दोनों ध्रुव आपके पॉजिटिव और निगेटिव जब भी होंगे साथ साथ होंगे, हम उनको अलग नहीं कर सकते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारा एक पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव है, ये हमारा चुंबकीय द्विध्रुव है। अब अगर इसका चुंबकीय आघूर्ण प्लस एम है तो दूसरे का क्या हो जाएगा, माइनस एम। तो इसका कुल चुंबकीय आघूर्ण कितना हो जाएगा, 0। 0 का बटा करोगे एप्सिलॉन नॉट के साथ, कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। और इसको एक चीज और लिखते हैं, इसी को क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू कितना होता है, 0। ये इनका चुंबकीय क्षेत्र के लिए गॉस का नियम है, जिसे हम मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो क्लियर हुआ, ये रहा पहला, ये दूसरा, ठीक है। चलो तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है। तीसरा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और चौथा तो जो अभी हमने आपको विस्थापन धारा में बताया था वही है चौथा समीकरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे का नियम। तो फैराडे साहब के अकॉर्डिंग क्या होता है, फैराडे साहब के अकॉर्डिंग अगर हम किसी भी चालक तार में कोई धारा प्रवाहित कर रहे हैं और चुंबकीय परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में है, तो उसमें क्या होता है, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता, और ये विद्युत वाहक बल जो आपका उत्पन्न होता वो E का मान माइनस डी फाई बी, यानी चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के बराबर होता है, साइन नेगेटिव होता है। ये इतनी चीजें समझ में आई, ठीक है। ये आपका क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल है। और कोई भी अगर आपकी सतह है उससे संबंधित आपका कुल चुंबकीय फ्लक्स फाई बी का मान कितना हो जाएगा, कुल चुंबकीय फ्लक्स फाई बी बराबर क्या होता है, इंटीग्रेशन बी डॉट डी या बी डॉट एल या बी डॉट डी एस, जो भी आपको समझ में आए आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब प्रेरित विद्युत वाहक बल आपका कितना हो जाएगा, ई बराबर फाई बी की जगह क्या रखोगे, ये रखो, तो माइनस डी बाई डी टी इंटीग्रेशन बी डॉट डी, ये मिला, ठीक है। ये मिल गया हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब देखो यहां से ये आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल मिला, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, माइनस डी बाई डी टी फाई डी, ठीक है। फाइव नहीं, इंटीग्रेशन बी है, सॉरी वी, और यहां पे इंटू डी है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया।
इंटीग्रेशन का साइन हम क्या कर सकते हैं, बाहर ले सकते हैं। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी टी बी। ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन क्या हो गया, बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन का साइन बाहर ले लिए तो लिखने में और आसानी हो गया, इंटू डी ए। ठीक है, ये आपका समीकरण नंबर 1 बना लो, इसको बना लो समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब देखो भाई, ध्यान से देखो, अगर किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो वहां पर एक क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना हो, ई हो, तब उसमें जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, सॉरी, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र ई के कारण विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ई बराबर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल, क्योंकि विद्युत वाहक बल आपके विभव के बराबर होता है और V बराबर क्या होता है, ई इंटू एल, ई इंटू एल होता है, तो वही चीज यहां पे है। ठीक है, ये आपका हो गया। इसको बना लो आप कोई समीकरण, समीकरण नंबर 1 2 3, इसको 3 बना लो। ठीक है, ये आपका बन गया समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब देखो भाई, समीकरण 1 2 और 3 से क्या देखने को मिल रहा, समीकरण 1 2 और 3 से हमको क्या मिल रहा है, इंटीग्रेशन, यानी ये ई डॉट डी एल, ई डॉट डी एल, भाई विद्युत वाहक बल यही तो है, ये बराबर किसके हो गया, माइनस डी फाइव बी बाई डी टी, और ये किसके बराबर हो गया, माइनस इंटीग्रेशन डी बी बाई डी टी इंटू डी ए। ठीक है, ये हमारे मैक्सवेल साहब का तीसरा समीकरण है। ठीक है, ये क्या है, मैक्सवेल का, ठीक है, मैक्सवेल का तीसरा समीकरण है। और चौथा समीकरण आप जानते ही है, चौथा समीकरण अभी अभी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, चौथा यहां लिख दे रहे हैं। तो मैक्सवेल का जो चौथा समीकरण था वो हमारा क्या, कितना था, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू जीरो आई प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाइव वी बाई डी टी। ठीक है, यही तो था, सॉरी यहाँ बी नहीं ई था। ठीक है, डी फाइव ई बाई डी टी, ये आपका मैक्सवेल का चौथा समीकरण था। तो ये मैक्सवेल ने जो है 4 समीकरण दिए थे, तो यहां तक आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं हम मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। अब मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत क्या है, सिद्धांत के साथ साथ हमें इसके कैरेक्टरिस्टिक को भी जानना होगा, यानी इसके गुण को भी समझना होगा। और मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत के टोटल आपके 11-12 गुण जो है बताए गए हैं। अब सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो यानी अभी ये टॉपिक आपका लगभग आधे घंटे का और वीडियो बनेगा। इसको यहीं डिस्कस करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा बनेगा, तो इसको जो है हम लोग कल के वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो को प्लीज़ यार आप लोग लाइक कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाइए, जिससे हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का अपडेट आपको आसानी से मिलता रहे। ठीक है, और अगर स्टूडेंट आप यकीनन सच में 95 मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो जो भी इस वीडियो को देखते हैं वीडियो को अंत तक आप जरूर देखा कीजिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।